अच्छा, today we'll going to start mechanical sensors. Mechanical sensors are very important. क्यों important है? कि they can detect motion और pressure. सबसे मेन चीज ये कि फोर्स डिटेक्शन है. फोर्स डिटेक्शन हम किस तरह करते हैं? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स हो गई, प्रेशर हो गया, चेंज इन लेंथ, एरिया, और ये सारी चीजें जो हैं डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं आप रेजिस्टेंस से. ठीक है, बीच में कोई और आपको फिनोमेना नहीं चाहिए. और ये जब डायरेक्ट रिलेट हो गई रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी. ठीक है, तो सेंसर का मेन काम जो हमने डिस्कस किया था कि टू कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जो डिटेक्ट करती है, आगे उसके सिस्टम में एम्पलीफायर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सारी चीज़ें. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं प्रोसेस इंजीनियरिंग के वाले से कि लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेशन पोजीशन ऑफ द वर्क की, लिक्विड सॉलिड लेवल मेजरमेंट्स. ये डिफरेंट चीज़ों में आप डिस्प्लेसमेंट लोकेशन सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं. मैकेनिकल सेंसर सबसे बेसिक टाइप का जो मैकेनिकल सेंसर है हमारे पास वो क्या है? इससे भी बेसिक ये तो मैंने बता दिया यहाँ पे. इसके अलावा किसी ने कीबोर्ड यूज़ किया है जिंदगी में? कीबोर्ड इज ए सेंसर ना? नहीं है. प्रेस डिटेक्ट करता है, इट्स सिंपल ऑन ऑफ सेंसर है. बटन बटन आपने ऑन किए, स्विचेस, दे आर ऑल सेंसर्स. इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक तो जो इनका यूजेज है वो हम कर रहे हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेंस कर रहा है, कब लाइट ऑन होनी है, कब ऑफ होनी है. इसके अलावा बहुत सी जगह पे ये पोजीशन सेंसर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, लिमिट स्विचेस होते हैं. ठीक है, प्रिंटर में आपने देखा होगा जो हेड मूव होता है राइट टू लेफ्ट, और साथ में बटन्स लगे हुए होते हैं कि वहाँ पर उनकी पोजीशन, जब प्रिंट आप स्टार्ट करते हैं आप आवाज़ आती होगी कि हेड मूव हो रहा है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन डिटेक्ट कर रहा होता है अपनी. ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि वो ऑन ऑफ टाइप के सेंसर्स हैं, उसके बाद ये आती है पोटेंशियोमीटर जिसमें आपको वेरिएबल पोजीशंस मिल सकती है. पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर्स में ये वाला लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंसर है. पोटेंशियोमीटर तो सबको पता है ना, साइंसेस वालों को ही पता है, नहीं पता? कैसे एग्जांपल इसमें डिमर में पंखे में जो डिमर होता है बेसिकली वो क्या है? पोटेंशियोमीटर है. ठीक है, उसमें थोड़ा सा और सर्किट भी होता है, लेकिन लेट्स से इट्स अ पोटेंशियोमीटर. वो क्या है, गोल घुमाते हैं आप, पंखा तेज और हल्का हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं. और पोटेंशियोमीटर दो तरह के आते हैं, बल्कि उसके फर्दर भी और टाइप्स आप कर सकते हैं. दो तरह के हम ये समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से. एक अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, दूसरा इस तरह का होता है जिसमें ये वाला आर्म जो है मूव करता है टू एंड फ्रो, यानी लेफ्ट और राइट आप मूव कर सकते हैं. ये वाली जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है इसको वाइपर कहते हैं. ये इसके साथ अटैच है, ये लेफ्ट और राइट मूव करेगा. ठीक है, डिपेंड ऑन इसकी पोजीशन का आपने इसके साथ क्या अटैच किया हुआ. आपने फॉर एग्जांपल इसको लगा दिया टैंक में, इसको रोटेट करके टैंक में लगा दिया, नीचे जो है ना बॉल अटैच कर दी. अब जैसे जैसे लेवल पानी का राइज होगा तो बॉल एयर है वो उसको अप पुश करेगा. ठीक है, अप पुश करेगा, ये जो वाइपर है ये लेफ्ट से राइट मूव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये जब लेफ्ट से राइट होगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ जीरो रेजिस्टेंस है अगर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे दिया तो 100 रेजिस्टेंस है, 100% है. जैसे जैसे ये 0 से 100 की तरफ मूव कर रहे हैं उसी तरह मेरा जो टैंक है वो फिल हो रहा है. तो 100 पे रेजिस्टेंस आ गई, मैंने कहा कि मेरा टैंक 100% फुल हो गया. 0 पे रेजिस्टेंस चली गई तो मैंने कहा मेरा टैंक 0 हो गया, एम्प्टी हो गया. ठीक है, मेक सेंस और नॉट?
समझ में आ रही है बात? तो दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर या एक मैकेनिकल सेंसर कह रहे हैं। इसमें आपके पास 3 पिन होता है, जिसमें आपके पास 1 जहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है, 2 जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, और ये कॉमन होता है। ठीक है, ये कॉमन वाइटल कनेक्शन है, सॉरी सेंटर कनेक्शन होता है, वाइटल कनेक्शन है जो कि इस फाइबर से कनेक्टेड होता है। इज इट क्लियर? इसको कैसे सर्किटरी में यूज़ करना है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सेंसर डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फिनोमेना आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह आप जो है ना किसी चीज़ को, प्रिंसिपल को किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, आज हमने ज़्यादा से सेंसर्स कवर करने, ठीक है। ये 6 वीक चल रहा है ना मेरे ख्याल में, 5th चल रहा है, 6-7 में आपका मिड टर्म है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोगों को फोर्स सेंसर डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और 7 में इंशाल्लाह आप लोगों का मिड टर्म होगा। पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर ये एक न्यूमेरिकल है, जो भी हम सेंसर पढ़ेंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं। पोटेंशियोमीटर डिस्प्लेसमेंट सेंसर इज टू बी यूज्ड टू मेजर वर्कपीस मोशन फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर। ये आपको दो एक्सट्रीम पोजीशंस दे दी, 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, the distance change linearly over this range from 0 to 1 kilometers. Develop signal conditioning to provide a linear 0 to 10 volts output. आपको दो एक्सट्रीम मिल गए हैं, तो आप क्या करेंगे? सिंपल क्या करेंगे? लाइन स्लोप फार्मूला लगा के रिलेशनशिप बना लेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है इसकी सिग्नल कंडीशनिंग डिज़ाइन करनी है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि साइंसेज वालों का बैकग्राउंड नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेंसर है कैपेसिटिव इंडक्टिव सेंसर। कैपेसिटेंस पता है सबको क्या होती है? क्या होती है? कैपेसिटर जो है वो डीसी में ऑफ क्यों होता है और एसी में ऑन क्यों होता है? यानी एसी में शॉर्ट हम कहते हैं, अगर डीसी या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा तो कैपेसिटर एज ए ओपन काम करता है, वो करंट पास नहीं करता। और अगर एसी सिग्नल होगा उसके लिए वो एज ए शॉर्ट काम करता है, यानी कि उस करंट पास करता है। क्यों? इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है कि दो प्लेट्स होती हैं, अपोजिट रखी हुई होती हैं, बीच में एयर मीडियम होता है, और हम इसका फॉर्मूला यही है कि ये एरिया ऑफ द प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी कांस्टेंट है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। एयर के लिए आई थिंक 1 होता है, और ये दूसरे मीडियम के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है। सॉरी, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो 1 होते हैं के लिए, जहाँ तक मुझे याद है, और बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती है। ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं आपको। अब ये कह रहे हैं कि जितनी दोनों प्लेटें करीब होंगी उतना चार्ज क्या होगा यहाँ पे? एक का पॉजिटिव वैल्यू है तो दूसरी तरफ नेगेटिव अट्रैक्शन होगी, ज़्यादा ज़्यादा चार्ज इस साइड पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है इससे सबको? नहीं समझ में आ रही? दो प्लेट इस साइड पे पॉजिटिव है, एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल का, दूसरी तरफ मैं लेके आऊंगा साउथ पोल, तो जितना करीब होगा उतनी फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह दोनों की सरफेस ऊपर नीचे कर लूँ, जितनी कम हो जाएगी, जितनी स्पेसिंग कम होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सेम फिनोमेना यहाँ पे लग रहा है कि जितना आप इसको करीब मूव करेंगे उतना चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना दूर ले जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट से भी इसके जो फेसेस हैं दोनों के, वो जो फेस एरिया है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई मसला यहाँ तक? लोगों को आज नींद आ रही है, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ। चाय वाय मंगवाएं? अब
अपने अपने घर से। हाँ वो वाला सवाल तो बताएं, एसी और डीसी, एसी में शॉर्ट ओपन क्यों होता है और डीसी में, सॉरी एसी में शॉर्ट क्यों होता है, डीसी में ओपन क्यों होता है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठे हैं। एसी में शॉर्ट क्यों होता है और डीसी में हम उसे ओपन क्यों कंसीडर करते हैं? कौन बताएगा? कुछ कुछ करीब है आंसर। कौन एक्सप्लेन करेगा? डीसी में सब एग्री है कि चेंज नहीं हो रही वोल्टेज की वैल्यू, अगर 5 वोल्ट है इट्स कॉन्स्टेंटली 5 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है, सब एग्री है इस पे। अगर यहाँ पे मैं 5 वोल्ट सप्लाई कर दूं, यहाँ पे 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस साइड पे क्या होगा? 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक फिक्स फोर्स आ गई, पॉजिटिव साइड नेगेटिव को देख रही है, नेगेटिव साइड पॉजिटिव को देख रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से वोल्टेज कम करना शुरू कर दूँ, राइट साइड पे 5 वोल्ट को कम करना शुरू कर दिया, 0 5 से 4 पे आ गई, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, और कम करूँगा तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा, और कम करूँगा तो इस साइड पे भी कम होगा, और फिर जैसे ही इधर से बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो इस साइड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब एसी वोल्टेज आते हैं तो कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट दूसरी प्लेट पे आता है, कम ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए एसी फ्लो करता हुआ हमें मालूम होता है, और डीसी जो है वो क्योंकि कांस्टेंट है, एक दफा वोल्टेज आए वो फिक्स हो गया, तो जितनी तेज करेंगे उतना ज़्यादा करंट। उसकी क्या कहते हैं, इम्पिडेंस जिसे कहते हैं, बेसिकली इम्पिडेंस वैरी करती है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, इसी वजह से उसकी इम्पिडेंस डिक्रीज हो जाएगी। जब भी आप कैपेसिटर का फॉर्मूला कहते हैं ना तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, उसमें इम्पिडेंस होती है, बिकॉज इम्पिडेंस इज डायनामिक रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये वाला बहुत ही आसान सा है, न्यूमेरिकल, इसमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ये फिगर इन्होंने शो करी है, इन्होंने कहा कि हमने दो डिस्क प्लेस करी हुई है, इसका डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, फिर इन्होंने कहा कि टू मेटल स्लैंडर आर सेपरेटेड बाय प्लास्टिक शीट वेविंग ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 1 किलोहर्ट्ज of 2.5. Dielectric constant की वैल्यू देगी, if the radius is 2.5 centimeter, find the sensitivity as the upper cylinder slides in and out of the lower cylinder. What is the range of capacity if h varies from 1 to 2 centimeter? ठीक है, तो आपने इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको पता है कैसे निकलेगा, 2 by RH। ये फॉर्मूला आप लोग किसी को बना दे तो दिखता है, तो ये चीज देखी जाएगी, ठीक है। एरिया आपने निकालनी है, की वैल्यू यहाँ प्लेस करी, और फिर सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट निकाली, चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू हाइट यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, और मैं वैल्यू डाली क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन थी आपके पास। ये वैल्यू आ गई 34.75 3475 पिकोफैरड पर मीटर आ गया, ठीक है। आपको मीटर की रेंज दी है 1 to 2 सेंटीमीटर, तो आप इसको 1 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। न्यूमेरिकल ये वाले सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आके पूछ लीजिएगा मुझसे। कैपेसिटिव इंडक्टेंस पता है क्या होती है? इंडक्टर पता है क्या होता है? इंडक्टर, इंडक्टर भी नहीं पता? इंजीनियरिंग नहीं करी किसी ने भी?
इंडक्टर तो मेरे ख्याल से अप्लाइड फिजिक्स में भी होता है, जो हम इंटर में करते हैं। कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर के बेसिक प्रिंसिपल्स तो होते हैं उसमें भी। अच्छा, आपने वायरलेस चार्जिंग तो सबको पता होगी क्या होती है। वायरलेस चार्जिंग तो फ़ोन भी लेते हुए देखते हैं कि वायरलेस चार्जिंग है कि नहीं है। अच्छा, आपके पास कोई भी ऐसा कॉइल हो जिसमें करंट पास हो रहा हो, उसकी फील्ड के अंदर आप कोई मेटल प्लेस करें तो मेटल जो है वो इंड्यूस करता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई भी कॉइल को मूव करें तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, ये कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ। और लेंज लॉ क्या था? आई थिंक फैराडेज का जो अपोजिट होता है वो लेंज लॉ होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये जो आपका जो कोर है बेसिकली मेटल कोर, इसकी मूवमेंट की वजह से इसके अंदर जितना करंट इंड्यूस हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि हम मैकेनिकल सेंसर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो कोर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा इसके अंदर। जितना आउट ऑफ द फील्ड होगा उतना कम करंट इंड्यूस होगा। तो इसकी मूवमेंट को हम डायरेक्ट रिलेटेड रिलेशनशिप काम बता देंगे। इसकी मूवमेंट जो हो रही है, मूवमेंट क्या है, लेंथ, चेंज इन लेंथ है, चेंज इन पोजीशन है, उसको हम कहाँ से रिलेट कर लेंगे, डायरेक्टली करंट इंड्यूस से। तो करंट इंड्यूस हो गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि सेंस कर रहे हैं हम लोग, इसकी मूवमेंट को हमने क्या किया, सेंस कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म है एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में सेम ये फिनोमेना होता है। आप प्राइमरी कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की जो टर्न्स के ऊपर जो है करंट इंड्यूस होता है कोर के अंदर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, कोर को मूवेबल कर दिया और दो प्राइमरी कौन सी है, हाँ सेंटर वाली प्राइमरी और ये दो सेकेंडरी है। ठीक है, तो जितना कोर प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर होगा उतना प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट को हम लोग इस तरह लिंक कर लेते हैं वोल्टेज से या करंट से। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट थ्योरी नहीं है, तो डिस्कशन का पॉइंट भी नहीं बना। बस ये याद रखिएगा, अगर आपके सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल की जो वाइंडिंग है वो डिपेंड करता है कि किस तरफ मूवमेंट होगी। तो वाइंडिंग की बात नहीं थी, मूवमेंट की बात हुई। अगर इधर साइड में मूव करेगा तो आपके यहाँ पे जो सेकेंडरी 2 है उसमें कम करंट इंड्यूस होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इसी तरह का सेंटर में होगा तो दोनों में सेम होगा, और अगर राइट साइड पे होगा तो राइट में ज़्यादा और लेफ्ट में कम। तो जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, आउट ऑफ फेस है। एक का सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे का सिग्नल -0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके लिए जो हमें एक फेस सेंसिटिव डिटेक्टर लगाना पड़ता है कि वो फेस डिटेक्ट करे। इसकी कैलकुलेशन, इसकी जो सर्किटरी होती है कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से नॉर्मली इस तरह के एलवीडीटी यूज होता है, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी कॉम्पैक्ट हो गई है। तो एलवीडीटी जो मेजरमेंट है उसकी लीनियर रेंज कम होती है, ±25 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग मैकेनिकल के लिए यूज़ करते हैं वो हम लोग स्ट्रेन गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेंगे आप लोग घर से। इसी में एक और वेरिएबल रिलेटेड सेंसर है जिसको आरबीडीटी कहते हैं, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें सिर्फ लीनियर मूवमेंट के बजाय क्या होगा, रोटेशन में मूवमेंट होगी और बाकी सारी चीज़ें वही हैं।
अदर टाइप ऑफ मैकेनिकल सेंसर में जो हमने बॉल की एग्जांपल ली थी शुरू में रेजिस्टिव के साथ, उसमें वाटर टैंक फिल हो रहा है तो बॉल यहाँ पे मौजूद है जिसकी वजह से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं मैकेनिकल सेंसर अप डाउन मूवमेंट के लिए। और इस तरह के सेंसर अक्सर अक्सर जो है वो टंकी में लगे हुए होते हैं, ऑटोमेटिक वेल्व के साथ लगे हुए होते हैं। ऑटोमेटिक तो नहीं कहेंगे, मैनुअल क्या फुटबॉल बॉल कहते हैं, फुटबॉल बॉल कहते हैं। तो उसमें लगा के जैसे जैसे पानी राइज होता है वो क्या होता है वेल्व को बंद कर देता है। ठीक है, उसके आगे आप क्या करें, उससे आपने ऑटोमेटिक कर दिया, उसके आगे आपने एलवीडीटी लगा दिया। जैसे जैसे पानी राइज होगा तो उसकी मैकेनिकल मूवमेंट से जो है वो करंट चेंज होगा, जिसको आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा कैपेसिटिव बेस होता है, जिस तरह जिस तरह पानी राइज होता है दो मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है दो प्लेट के दरमियान, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज होती है। आप इसको फर्दर यूज कर सकते हैं किसी भी एनालिसिस के लिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया हम लोगों ने, देखा तो होगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर किस किस ने नहीं देखा, नहीं देखा आपने, आपने भी नहीं देखा। इसकी क्या एग्जांपल देंगे, कोई रियल टाइम एग्जांपल दे अल्ट्रासोनिक सेंसर की। नहीं वैसे वैसे एग्जांपल दे और लोगों के लिए। हैंड ड्रायर में अल्ट्रासोनिक होता है, आईआर होता है। आईआर होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। आपकी बात नहीं होती, मैं कह रहा हूँ कि जो मार्केट में अवेलेबल है अल्ट्रासोनिक सेंसर। बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या होता है, दो स्पीकर लगे होते हैं छोटे से। एक में आप स्पीकर कह लें बेहतर है, वरना तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं कि जब उनको वोल्टेज दिया जाता है तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होता है कि वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं अगर उनको वोल्टेज दिया जाए। तो आप वोल्टेज दें हटाएं, वोल्टेज दें हटाएं, तो क्या होता है उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उस वाइब्रेशन अगर तेज कर दी जाए तो उससे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल इन सिंपल वर्ड्स समझाने की कोशिश करो। तो इसी तरह ये वाइब्रेशन जब इसको मिलेंगी, ये क्या कहता है वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। दोनों फिनोमेना में काम करता है, यानी रिवर्सेबल है। आपने जब वोल्टेज दिया उसने अपनी शेप चेंज करी, आप उसके शेप चेंज करें, उसका वोल्टेज इंड्यूस होगा उसके दोनों टर्मिनल पे। तो दो दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आप लगा देते हैं, एक से आपने साउंड वेव जनरेट करी, वो इको होके वापस आई दूसरे पे, तो उससे वोल्टेज जो प्रोड्यूस है आपने उसकी कैलकुलेशन से अंदाज़ा लगा लिया ये दूसरी सामने वाली चीज़ कितने दूर है। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो इन्होंने टैंक के अंदर लगाया हुआ है। एक ट्रांसीवर है, एक रिसीवर है। ठीक है, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड जनरेट हुआ, वो रिवर्स होके जो है वो रिसीवर पे दोनों पीजो इलेक्ट्रिक बेस क्रिस्टल्स होंगे। एक और यहाँ पे गिवन है कि आप चाहें तो इसको डाउनवर्ड भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन कब होगी बैकवर्ड अल्ट्रासाउंड की, टकराएगा जब मीडियम चेंज होता है, तब जो है कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। लाइट भी है, जब आप पानी में भी लाइट पास करते हैं तो पानी से लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ उसके अंदर पास हो जाती है। ठीक है, स्नेल लॉ, ठीक है, पढ़ा होगा। तो हमेशा जब भी मीडियम चेंज होता है तो अल्ट्रासाउंड या कोई भी चीज़ जो है वो वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो जेल लगाते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस जो है क्या कहते हैं नहीं, इम्पिडेंस कम करने के लिए कि ट्रांसमिटेंस या कंडक्शन जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बॉटम पे लगा रहे हैं तो आप प्रेशर सेंसर भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रेशर सेंसर क्या किस पे ऊपर बेस करते हैं, ये बेसिक सा फॉर्मूला लगेगा इस पे। ये
करने की बेसिक सिंपल फॉर्मूला लगना और आंसर आ जाएगा। ये जो पहला वाला सवाल था कैपेसिटेंस का, सारी चीजें गिवन है, सिलेंड्रिकल है, सेपरेशन गिवन है, प्लेट एरिया गिवन है, अल्कोहल का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। ये फॉर्मूला है, आपने एरिया निकाला और कैपेसिटेंस निकाली, ठीक है। के की वैल्यू 1 रखी है जब एयर मौजूद थी, और के की वैल्यू 26 रखी है जब इथाइल अल्कोहल है। सिंपल आपने वैल्यू पुट करी और कुछ भी नहीं। कैपेसिटेंस की वैल्यू फॉर्मूला गिवन था पिछली स्लाइड में, वही फॉर्मूला यहाँ पे। एरिया जो है वो सिलेंड्रिकल सेपरेशन है, सिलेंड्रिकल है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या है 2 पाई आर है, ठीक है। आर है गिवन है, तो आपके गिवन है हाँ एरिया, पूरा एरिया गिवन है, ठीक है। पूरा एरिया गिवन है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी एरिया की, क्या है 8, कैलकुलेट किया अच्छा और एन इन्होंने बताया होगा यहाँ पे 0 to 5 मीटर लेंथ की मैंने आपने यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। आपके पास ये एरिया आ गया, एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और डी की वैल्यू गिवन थी जी सर, डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि आपको पता है। ये कैपेसिटेंस कब की है, जब आपका डाइलेक्ट्रिक क्या है 1 है। 1 किसका होता है एयर का होता है। अब ये कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल के लिए निकालें, के की वैल्यू आपने 26 रखी यहाँ पे और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। चीट शीट या फॉर्मूला शीट आपको दे दी जाएगी एग्जाम में, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, स्ट्रेन सेंसर। स्ट्रेन स्ट्रेस, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहुत स्ट्रेस है आज, इतने फॉर्मूले आ गए, स्ट्रेस बढ़ गया, ठीक है। हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया। तो स्ट्रेस होता क्या है? और कोई पता है? स्ट्रेस सर एक्सटर्नल प्रेशर होता है और स्ट्रेन जो उसकी वजह से इंटरनल चेंजेस होते हैं। डिफॉर्मिटी है डिफॉर्मिटी और फोर्स अप्लाइड। प्रेशर में और स्ट्रेस में क्या फर्क है? अगर हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी तो ये होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। एक्सटर्नली होता है स्ट्रेस मटेरियल के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। आप कोई भी फोर्स अप्लाई करें पर यूनिट एरिया किसी भी मीडियम के ऊपर, तो ये कहलाएगा प्रेशर। इस प्रेशर के रिएक्शन में जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जनरेट हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो ये स्ट्रेस इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, कि मटेरियल एक्सटर्नल प्रेशर को कितना रेजिस्ट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? If a force is applied to a solid object and the solid object deforms, ठीक है, this effect of applied force is referred to as a stress, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट आया डिफॉर्मेशन और उसके अंदर जो फोर्स जनरेट हुई उसको रेजिस्ट करने की, ये स्ट्रेस है, ठीक है। और डिफॉर्मेशन को हम फर्दर डिफाइन करते हैं कि वो क्या कहलाता है? स्ट्रेन, एंड द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन। आपने किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में प्रेशर अप्लाई किया, एक वक्त तक वो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए। फिर आपने थोड़ी सा और प्रेशर अप्लाई किया तो हल्की सी उस, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड बार है, आप इसको प्रेस कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है, ये अपनी जगह पे एक वक्त तक अंदर इसकी डिफॉर्मेशन हो रही होगी बहुत स्लाइटली, माइक्रो में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप प्रेशर इंक्रीज करते रहेंगे
कोई एक 1 mm की डिफॉर्मेशन हो गई तो 1 mm आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा कि भाई डिफॉर्मेशन हो गई और उस डिफॉर्मेशन के साथ अंदर एक और फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी जो आपके एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रही होगी। आप खड़े हुए हैं ज़मीन के ऊपर, आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसको हम वेट कहते हैं, तो ज़मीन भी एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है ना आपको, तो बैलेंस करने में, जिसकी वजह आप खड़े वरना आप क्या हो ज़मीन के अंदर धंस जाए। ऐसे ही होता है ना, जो वो सिंकिंग मड होती है, कौन सी होती है वो, उसके अंदर रिएक्शन फोर्स नहीं जनरेट हो पा रही होती, दलदल जिसे कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क समझ में आ गया। प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया और इंटरनल रिएक्शन जो इसमें क्रिएट होता है दैट इज स्ट्रेस। ये सब जानने का मकसद इस वजह से क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जगह यूज होती है। क्यों? क्योंकि एक तो लीनियरिटी इसकी अच्छी होती है और रिपीटेबल होती है, इसमें लिखा हुआ होगा पेज पे, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। फ्लो के सेंसर में यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर सेंसर में, वेट सेंसर में, एक्सेलेरोमीटर में, और डेफिनेटली जब प्रेशर और वेट चेंज कर दें तो आप फोर्स में यूज़ कर सकते हैं। फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है फिजिकल टू एम में, तो आप मास निकाल सकते हैं, एक्सलेशन निकाल सकते हैं उसकी, और भी फोर्स जो फार्मूलाज में अप्लाई करके फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन, कंप्रेशनल स्ट्रेस स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस स्ट्रेन। नाम से पता लग रहा होगा ये किस किस टाइप के। टेंसाइल किस तरह का होगा? ठीक है, सही है। टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो आपके पुलिंग की वजह से या टेंशन की वजह से, आपने एक रस्सी को खींचा या किसी चीज़ को खींचा, इसमें जो टेंशन क्रिएट हो गई, उस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का भी यही है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसका यूनिट है। डिफॉर्मेशन क्या होगी? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये दिस इज स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन की क्या यूनिट होगी? क्यों? ये दोनों की यूनिट लेंथ है तो क्या होगी? कैंसिल आउट होगा। फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़ता है यूनिट की बात। अच्छा, कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होगा? हाँ, टेंशन आप जब अवे द फोर्स अवे थी, अब टुवर्ड द सेंटर है, कंप्रेस कर दें तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस स्ट्रेन होगा वो कंप्रेशनल स्ट्रेस स्ट्रेन होगा। फॉर्मूला सेम है दोनों का, चाहे स्ट्रेस कंप्रेशनल हो या टेंशन हो, वेस्ट हो, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तीसरा वाला जो शेयर स्ट्रेस है, ये क्या होता है? सर वो एक अपोजिट साइड्स पर एक टुवर्ड्स होती है, ये टुवर्ड्स होती है, कभी होती है सेंटर टुवर्ड्स सेंटर ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा मटेरियल में। हाँ, सही है। और टॉर्शन भी निकलता है इससे, ठीक है। और वो रोटेशनल टॉर्शन क्रिएट होता है इससे। अच्छा, ये जो है आपके ये दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगाना कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर प्रोड्यूस हो जाए। शेयर किसे कहते हैं? टेयर होने को कहते हैं, है ना, कट होने को कहते हैं। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल दूँ इसकी कि अगर ये आपके पास एक सरफेस है, आपने इसकी सरफेस पे लेफ्ट साइड फोर्स लगाई और नीचे राइट साइड फोर्स लगाई, तो बीच में क्या होगा? बीच वाले जो पोर्शन होगा वो दोनों के ऊपर रब होना चाह रही होगी, एक इधर जा रही है, उधर जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रेस, इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ना, उसे कहेंगे शेयर स्ट्रेस, और इसका जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा शेयर स्ट्रेन कहलाएगा। अच्छा, शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है, क्योंकि इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रही है वैसी इलांगेशन वाली डिफॉर्मेशन नहीं हो रही या कंप्रेशन वाली डिफॉर्मेशन नहीं हो रही, एरिया सेम नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? ये वाली
सरफेस जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है, ये वाली राइट साइड पे जा रही है, तो ये लाइन जो है वो क्या हो गई, एंगल आ गया इसमें, तो ये क्या बन गया, आपका ट्रायंगल बन गया। और ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो यहाँ उतना ही यहाँ पे डिक्रीज हुआ होगा, तो ये जो चेंज है ये स्ट्रेन कहलाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस हो गया, ये इस पॉइंट का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तीनों में 6 फॉर्मूले हो गए, सिर्फ एक फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम हैं। कोई सवाल यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज रिपीट करनी हो? वली नीचे पानी की बोतल ले आना। अच्छा फाइनल स्ट्रेस स्ट्रेन सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? यहाँ एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेन है। सबसे पहले ऐसा क्यों किया? वो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले बताएं एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस क्यों है, वाई पे स्ट्रेन क्यों है? स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन होगा, ठीक है, सब लोग इस पे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो गए तो ऑफसेट इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगर जब मैं बोलूँगा इसका स्लोप आप निकाल लें, तो आपको इसकी इक्वेशन पता है कि अगर स्लोप आपको पता हो तो स्ट्रेस से स्ट्रेन निकाल सकते हैं और स्ट्रेन से स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये रीजन कहलाता है लीनियर। ये वो रीजन होता है जब आप फोर्स अप्लाई करें और डिफॉर्मेशन हो, और डिफॉर्मेशन के बाद जब आपने फोर्स हटा ली तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकता है वो ब्लॉक या मेटल पीस, ठीक है। तो ये लीनियर रीजन कहलाता है जहाँ पे आपका वापस ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे नेकिंग होती है, नेकिंग वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका लीनियर रीजन खत्म हो गया। इलास्टिक डिफॉर्मेशन से कहा गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ गए, जिसमें आपका गोइंग बैक वाला चक्कर खत्म हो गया। और फिर इसके बाद क्या होता है, अल्टीमेट फिर ब्रेक हो जाता है। फर्दर आप इंक्रीज करते हैं वो एक हद तक तो वो बैंड होता रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कर्व को और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि सबको पता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं दोनों के रिलेशनशिप को, जो कि स्लोप है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। मटेरियल वाइज वेरी करता है, और जाहिर बात है कि जब वेरी करेगा तो उनके यंग मॉडल्स भी डिफरेंट होंगे। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी कहता है, यंग मॉडल्स भी कहते हैं। तो पॉलीइथिलीन जो है वो इट्स अ प्लास्टिक, उसका भी एक मॉडल्स यहाँ पे गिवन, ठीक है। मेटल के अंदर भी होता है और कुछ और मटेरियल्स के अंदर भी ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज चेंज होगी, आप ये देखिए शेयर मॉडल्स जो है उसमें यहाँ पे चेंज इन लेंथ के स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो यहाँ पे चेंज इन एक्स आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला तो सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से, अभी कर ले, कर लेंगे ना, इजी सा है, अभी कर लें। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है, अप्लाइड फोर्स भी गिवन है, एल्युमिनियम बार की लेंथ भी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, और क्या चाहिए होता है, टेंसाइल फोर्स भी गिवन है।
सिर्फ स्ट्रेन निकालना है। हाँ भाई फरहान, यहीं पे कैलकुलेशन तो ये दिमाग में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस स्लाइड पे लिखा हुआ था। आपको निकालना क्या है? हाँ तो सिंपल एक फॉर्मूला लग जाएगा, आसानी से। $3.93 3.68 62 10⁻⁻⁵ किस किस का ये आंसर है? 62 और 3.62 आगे पीछे और क्या है? जज़ाकल्लाह। 10⁻⁻⁵ -6 हो जाएगा 36 के बाद। सही है। आगे सबका आंसर कैसे किया है? सही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर है आपके स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोमिनेटर में ले आए। वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। लेंथ क्यों यूज नहीं करी? अगर आपसे अगर कहा जाए चेंज इन लेंथ निकालने तो फिर आप निकालेंगे। अच्छा, स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, बट उसको लिखने का तरीका वो नहीं होता है। माइक्रो या 36.3 माइक्रो आ रहा है ना ऊपर में, तो मीटर अपॉन मीटर लिख देते हैं इसको, ठीक है। डेफिनेटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका ये है। फिर भी मीटर अपॉन मीटर लिख दें। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स है कि आपको माइक्रो मिली यानी 3 के पावर में चलना होता है। किलो इसी तरह होता है, किलो में लिखते हैं। अच्छा, सब इस बात पे एग्री है कि अगर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो मेटल की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी।
अगर कोई भी वायर है उसको आप खींचे, फॉर एग्जांपल पानी का पाइप ले लें आप, 1 सेंटीमीटर डायमीटर का पानी का पाइप था, आपने उसको खींचा इतनी जोर से कि अब उसका डायमीटर कम होके हो गया 0.75 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कम होके वो कितना हो गया 0.75 सेंटीमीटर हो गया। 25% जो है उसका डायमीटर डिक्रीज हो गया। पहले जो पानी इसमें फ्लो कर रहा था और बाद में जो पानी फ्लो करेगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, फ्लो प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्री है ना सब लोग इसमें? ठीक। सेम ये फिनोमेना यहाँ पे होता है, जैसे ही आप इसको एलोंगेट करते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगेन ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल किसके बराबर होती है, रो लेंथ अपॉन एरिया। रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है ना, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, मटेरियल पे वैरी करता है ये, ठीक है। ऐसे ही लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको खींचूंगा तो इसमें क्या डिफॉर्मेशन हो रही है, खींचने से लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। पहले 1 मिलीमीटर थी तो अब मैंने खींचा तो 1.1 मिलीमीटर की लेंथ इंक्रीज हो गई, एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। तो ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर मैं कोई ऐसा सेंसर बना लूं, कोई एक मेटल वायर ले लूं जो स्टैंडर्ड हो कि भाई मैं अगर 1 मिलीमीटर की डिफॉर्मेशन होगी तो 1 किलो ओम चेंज होगा, 2 मिलीमीटर की डिफॉर्मेशन होगी तो 2 किलो ओम चेंज होगा, ऐसे स्टैंडर्ड मार्केट में यूनिट दे दूं और आपसे बोलूं कि लेट से जब मैं इस बोर्ड को प्रेस करता हूं तो मुझे बताएं कितनी डिफॉर्मेशन होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, वो जो स्टैंडर्ड वाला मटेरियल होगा उसको इसके बैक साइड पे आपने पेस्ट कर देना। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो जो डिफॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है, क्योंकि वो मेटल शीट है, पीछे इसके स्ट्रेन सेंसर अटैच है, तो उसमें भी वही सेम डिफॉर्मेशन होगी। तो मैं इस प्रेशर से जो मैं यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर जो चेंज आएगा वो डिटेक्ट कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात, कितने लोगों को नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मेटल शीट है, मैंने कहा मैं इसमें मैं जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, ये जो डिफॉर्मेशन हो रही है ये आपने बतानी है कि कितनी है। आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेन सेंसर ले लिया, ये मेटल वायर ले लिया, आपने इसके ऊपर चिपका दिया, आपको इसकी डिफॉर्मेशन पता है, आपने को पता है कि इसमें अगर 1 मिलीमीटर चेंज होगा तो यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस चेंज होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी हमने कैलकुलेट नहीं करी, उस स्टैंडर्ड कर रहे हैं कैलकुलेशन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने जो मेटल वायर लिया है उसमें 1 मिलीमीटर की डिफॉर्मेशन आती है तो यहाँ 1 ओम चेंज होता है। तो मैंने कहा मुझे इसकी डिफॉर्मेशन बताओ कितनी हो रही है, आपने इस मेटल को इसके ऊपर ग्लू कर दिया। अब मैंने जब इसको डिफॉर्म किया तो साथ में ये मेटल वायर भी डिफॉर्म होगा या बेंड होगा, ठीक है। तो जितनी बेंडिंग इस शीट के अंदर होगी उतनी बेंडिंग इस मेटल वायर में भी होगी क्योंकि इसके ऊपर अटैच है, ठीक है। तो इस मेटल वायर की डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस मेटल शीट की डिफॉर्मेशन से, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो डिटेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग दिस स्ट्रेन सेंसर। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना सेंसर इसके ऊपर क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आगे आप लोगों ने सेंसर डिजाइन करना होगा तो फिर इसलिए आपको पता होना चाहिए।
अच्छा, एक और बात याद रखिए, जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उसी रेशियो से एरिया डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू लेंथ क्या दें, इन शॉर्ट लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ कर दें, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो एरिया डिक्रीज हो गया तो रेशियो सेम रहेगा। इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। हमने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम भी होगा, तो वॉल्यूम बराबर है लेंथ इनटू एरिया। ठीक है, लेंथ में डिफॉर्मेशन हुई क्योंकि एडिशन हुआ, इसमें सब्ट्रैक्शन होगी, तो ओवरऑल जो है वो वॉल्यूम क्या होगी, सेम रहेगी। तो अब मैं अपने रेजिस्टेंस को डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैंने लेंथ की जगह ये चेंज इन लेंथ कर दिया, एरिया की जगह चेंज इन एरिया रख दिया, और फिर मैंने इससे अपनी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, तो समहाउ जो है वो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, ये गिवन है बुक के अंदर, और अगेन आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ से यहाँ पे कैसे है ये बताया हम लोग, ये हम पिछली क्लासों में भी इस तरह का कर चुके हैं। इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में कैसे करें, ड्राइव करके बताएं। और दूसरा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये बताएं मुझे। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया ना? ये क्या चीज है, ये रेजिस्टेंस कौन सी वाली, इनिशियल फाइनल, कितने लोग कह रहे हैं फाइनल? ये फॉर्मूला आ गया टोटल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस है, सब एग्री है इस बात पे? क्यों फाइनल रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है, क्यों है? ये वाला फॉर्मूला याद था सबको, क्या ये एक काम करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज खुद आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 एल नॉट अपॉन ए नॉट, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे यहाँ पे ए नॉट होना चाहिए, एल नॉट अच्छा, तो आर से कन्वर्ट किया है ना, हम काट क्यों नहीं, हम इसको काट क्यों नहीं, वो आर नॉट है ना बेसिकली। तो ये चीज क्या थी, इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से इसको हमने कहा कि चेंज इन रेजिस्टेंस हमें निकालनी होगी, बेसिकली इनिशियल रेजिस्टेंस तो सबको पता है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली रिलेटिव टू किसके है, स्ट्रेन की है ना। ये किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू स्ट्रेन,
तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, जितना स्ट्रेन होगा उतनी रेजिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, ये निकाल के बताए क्या वैल्यू आ रही है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन अ मेटल वायर of resistance 120 ohm that results from a strain of 1000 micrometers per meter. Strain given है, resistance given है, change निकालना है। फॉर्मूला पता है सबको? 0.24 0.24 किस किस की आ रही है वैल्यू? 0.24 सबका आंसर आ गया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? सिंपल वैल्यू आपने पुट करनी है और कुछ भी नहीं इसमें। कुछ गलत कर रहे हो? ये लेंथ गिवन है, स्ट्रेन गिवन है, डायरेक्ट तो आपको चेंज इन लेंथ और एल नॉट की जर्नी भी किसके बराबर है? स्ट्रेन के बराबर है। स्ट्रेन गिवन है, गिवन है तो उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर। आगे चले। हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था थर्मल एनर्जी मेटल के अंदर होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी राइज हो जाती है और उस एनर्जी राइज की वजह से उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वजह। इन द एंड रिजल्ट क्या आता है कि उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज के अंदर भी थर्मल इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो मेटल का है हमने अगर याद हो तो ऑलमोस्ट 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसके से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस चेंज कितना होगा? ये पुराना ही फॉर्मूला है जो आपने पहले पढ़ा था। सेम उसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है। आपने अल्फा चेंज इन टेम्परेचर देखिए 1 डिग्री है और इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पुट करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 120 आई थिंक ओम होगा, 120 ओम्स का जो रेजिस्टर है उसके अंदर जो चेंज ड्यू टू टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.48। और आपने पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया चेंज ड्यू टू स्ट्रेन कितना था? 0.24। तो नॉइज ज़्यादा है एक्चुअल सिग्नल से? नॉइज ज़्यादा है ना। अगर आप फ़ोन में बात करें पीछे नॉइज ज़्यादा हो जाए तो आपकी आवाज़ समझ में नहीं आती ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से जो चेंज इन डिस्टेंस आ रही है ये एक तरह से नॉइज है ना।
अनवांटेड चीज़ को नॉइज़ क्या होती है? जो अनवांटेड ऑडियो सिग्नल है उसे आप नॉइज़ कहते हैं। अनवांटेड चेंज इन रेजिस्टेंस है, डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल है या डिस्टॉर्शन ऑफ योर वैल्यू है, वो क्या हो रही है? ज़्यादा है, तो हम क्या करें? हम रजिस्टर पे कैसे फिल्टर लगाएं? रेजिस्टेंस पे कौन सा फिल्टर लगता है? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। टेम्परेचर कांस्टेंट डिजाइनिंग के वक्त हमने अज्यूम कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली तो हम नहीं कर सकते ना। जब डिज़ाइनिंग हो रही होती है तो कुछ पैरामीटर आप फिक्स कर देते हैं कि अगर आप रिसर्च पेपर किसी ने पढ़ा हो, सेंसर डिज़ाइन वाला अगर किसी ने ढूंढ लिया, अभी तक मुझे नज़र तो नहीं आ रहा किसी ने देखा है, ज़्यादा थ्योरी वाले ही पेपर ढूंढे और कुछ लोगों ने तो अपलोड भी नहीं किया अभी तक। गूगल फॉर्म मैंने इसलिए बनाया था कि जब वो अपलोड करते हैं तो डेट टाइम सारी चीज़ें वो बता देता है, मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। कल को कोई आके नहीं कहे सर मैंने पहले जमा कराया था, आप थे नहीं रूम में। खैर बहरहाल, तो क्या बात कर रहे थे कि डिज़ाइनिंग के वक्त ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप कुछ पैरामीटर फिक्स कर देते हैं कि भाई हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर रहे हैं तो लेबॉर्ट्री का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स किया हुआ है। लेकिन जब आपने एक डिज़ाइन कर लिया और आपको पता है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर बाहर प्लेस करेंगे गर्मियों में 48 तक जा सकता है और सर्दियों में 3-4 तक जा सकता है, तो इतनी वेरिएशन जो टेम्परेचर में है उसको आपने कहीं ना कहीं डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। प्लस माइनस करते हैं, इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है वो जो हमने इंटर में पढ़ा था, व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस करना रजिस्टर के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज, उसका प्रैक्टिकल भी था मेरे फाइनल, उसमें आया भी था। आरटीडी से भी यूज़ है। देख रेजिस्टेंस के लिए जहाँ पे आपने बैलेंस करना है, कंपनसेशन करनी है, तो सबसे बेस्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। वोल्टेज डिवाइडर से भी कर सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। अच्छा अच्छा, जो अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेन गेजेस की, ठीक है। स्ट्रेन मेटल वायर से बनता है, ठीक है। इसको लगाने का तरीका ये कि जो बड़े मार्केट वाले आते हैं ये इस तरह जिगजैग की फॉर्म में होते हैं, इसको जिगजैग ही कहते हैं ना। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? जिगजैग कहते हैं, टू थ्रोज कहते हैं। ट्रांसवर्सली लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसवर्सली होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इस तरह खींचेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट से खींचेंगे तो इसमें इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन की वजह से क्या होगा? चेंज इन लेंथ आएगी। चेंज इन लेंथ को आप डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं कहाँ से? चेंज इन रेजिस्टेंस से। इस वाली डायरेक्शन में अगर आप पकड़ के खींचेंगे तो ये क्या होगा? सिंपल अनफोल्ड हो जाएगा। अनफोल्ड हो जाएगा। आप अगर धागे यूं करके रखें, जब यूं करके खींचेंगे तो बस ये खुल जाएंगे, इसमें लॉन्गेशन नहीं आएगी। धागे यूं करके क्या 2 मिनट से पकड़ के खींचे तो रेजिस्टेंस होगी, उसमें खिंचाव आएगा, ठीक है, टेंशन क्रिएट होगी। तो आप इस 2 पॉइंट्स को पकड़ के खींचेंगे तो ये वाले 2 पॉइंट्स कहलाते हैं सेंसिटिव डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या है? ये स्ट्रेन गेज सेंसिटिव है, ये इसको चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस होगी। इन दोनों डायरेक्शन में इनसेंसिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन की सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा। नॉमिनल वैल्यूज इनकी आती है जो टिपिकल जो मार्केट में मिलते हैं आपको स्ट्रेन गेज 60 ओम का, 120 ओम, 240, 350, 500 एंड 1000 ओम। अच्छा, इसके अंदर एक और फैक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं गेज फैक्टर। गेज फैक्टर क्या होता है? वायर का डायमीटर वो एक अलग गेज होता है। वो गेज वायर वायर का डायमीटर से होता है, ये उसी से कई समहाउ रिलेटिव है, लेकिन यहाँ गेज फैक्टर की बात हो रही है। गेज फैक्टर जो है वो आपका करेक्टिंग फैक्टर होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो हमेशा जो है ना इम्प्योरिटीज होती है मेटल के अंदर, और टाइप ऑफ मेटल की वजह से वो इम्प्योरिटीज भी चेंज हो रही होती है। तो इसकी वजह से करेक्शन फैक्टर इन्होंने दिया होता है जो कि रिलेट करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन और रेजिस्टेंस को। ये आपका गिवन कांस्टेंट है जो कि डाटा शीट में मौजूद है। तो उस इस करेक्टिंग फैक्टर को गेज फैक्टर कहते हैं, स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर। तो ये ऊपर आप चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस रखेंगे डिवाइड बाय स्ट्रेन।
अगर आपको फॉर्मूला जो है वो कभी स्ट्रेन गिवन हो, गेज फैक्टर निकालना हो, गेज फैक्टर गिवन हो, रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो ये रिलेशनशिप है। मेटल के जो है वो 2 से लेके आई थिंक 10 तक होते हैं। सॉरी, मेटल का जो 2 के आसपास होता है, और जो दूसरे अलॉयज होते हैं, कार्बन गेजेस होते हैं, उनके 10 तक जा सकते हैं। जब सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो उनके 150 तक भी है गेज फैक्टर। ठीक है। हाउ टू प्लेस स्ट्रेन गेज ना, हमने भी डिस्कस किया था कि हमने एक मेटल प्लेट ली। ठीक है, लेट्स से ये मेटल प्लेट है, इसमें हमने एक स्ट्रेन गेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और हमने कहा कि इसकी बेंडिंग को वो डिटेक्ट कर सकता है, इस पर कितना कर सकता है। लेकिन मैंने कहा ये मैंने जब रूम टेम्परेचर पे किया था तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज की आई थी 120 से बढ़ के हो गई थी 140। यही मैं बाहर ले जाके करता हूँ तो 120 से बढ़ के होती है 150। ऐसा क्यों है? टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक और स्ट्रेन गेज पे पेस्ट कर दिया। जितना टेम्परेचर इसके अंदर राइज होगा उतना टेम्परेचर इसके अंदर भी राइज होगा। सही है, क्लियर है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, 90 डिग्री में प्लेस कर दिया। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो ये एक्टिव हो गया, और ये वाला इनएक्टिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी इनसेंसिटिव डायरेक्शन है। ये सिंपल क्या होगा, ये ओपन करेगा इसे। लेकिन टेम्परेचर चेंज दोनों में होगा। और आपने व्हीट स्टोन ब्रिज लेके डमी रेजिस्ट, जो इसको डमी गेज का नाम दिया, इसको यहाँ पे सर्किट में कनेक्ट कर दिया, और एक्टिव स्ट्रेन गेज को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, हम इसकी व्हीट स्टोन ब्रिज की डेरिवेशन वगैरह में नहीं जा रहे, कैसे होगा क्या होगा, ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, कर लेंगे। हारिस, नहीं डेरिवेशन नहीं आएगी। ये वाली जो पिछली जो स्लाइड में कॉन्फ़िगरेशन थी, इसको हम कहते हैं वन आर्म कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर आ जाए पेपर के अंदर डिस्कस वन आर्म ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रेन गेज, तो आपने ये सारी थ्योरी लिखनी है कि कहाँ पे प्लेस करना है, कौन से सेंसिटिव है, कौन से इनसेंसिटिव है, और क्या चीज़ है उनकी, क्या क्या थ्योरी है इसकी लिख दीजिएगा। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा, तो फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा। ब्रिज का नॉर्मली क्या होता है, ब्रिज इज बेसिकली टू वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, और कुछ भी नहीं, उसको 20 सेंटर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर है। वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला आपको पता है, R1/R2 प्लस R1, इसी का R1/R2 प्लस R1। बीच में माइनस कर दिया, ये दोनों प्लस वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला है, ये भी इसके साथ भी इसके साथ भी सकता है। तो अगर सारे आर कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि आर सारी रेजिस्टेंस बराबर है, तो ये सिंपलीफाई होकर फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, ये घर में बैठ के इसकी डेरिवेशन कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपने सिंपलीफाई करना है। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आ गया, इसमें एक फैक्टर आपको नजर आ रहा है, बेस फैक्टर, दूसरा स्ट्रेन है, तीसरा सप्लाई वोल्टेज है अपॉन 4। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है इसमें, चेंज ही है। एक और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिससे हम कहते हैं टू आर्म कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखिए 1/4 है, यहाँ पे 1/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज, चेंजिंग वोल्टेज आएगा, वो ट्वाइस होगा एज कम्पेयर टू दिस आउटपुट वोल्टेज। इसमें हम लोग प्लेस करते हैं एक और कॉन्फ़िगरेशन जो अपसाइड पे लगाई होगी, जो इधर सरफेस भी प्लेस कर देते हैं सेम तरीके से, तो हमें 2 एक्टिव हो जाते हैं और 2 डमी हो जाते हैं। पहले यहाँ पे R1 R2 था, डमी स्ट्रेन गेज था, और यहाँ पे एक्टिव स्ट्रेन गेज था। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 एक्टिव हो गए, 2 डमी स्ट्रेन गेज हो गए। तो टेम्परेचर जो चेंज होगा वो सब पे होगा, लेकिन जो चेंज इन लेंथ निकालेंगे वो कौन से, 2 एक्टिव निकालेंगे, तो ट्वाइस आपकी जो एम्प्लीफिकेशन हो जाती है।
ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व करें। A strain gauge with gauge factor of 2.13, 2.03 and resistance 350 ohm is used in the one arm bridge configuration. One arm bridge configuration कौन सी थी? ये वाली कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें R1, R2, RD और RA था। ठीक है, एक एक्टिव स्ट्रेन गेज था और एक डमी स्ट्रेन गेज था। अच्छा, इसका फॉर्मूला कहाँ था? ये फॉर्मूला था इसका। ठीक है, ये नोट कर लें आप। चेंज इन वोल्टेज बराबर है Vs/4 डमी गेज हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से एक्टिव की रेजिस्टेंस चेंज हो गई। ठीक है, तो वो कितनी चेंज हुई, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे पता चलेगा? आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है 350 से 400 टेम्परेचर की वजह से। तो ये जो डमी स्ट्रेन गेज है ये भी तो इसी एनवायरनमेंट में मौजूद है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस भी 400 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रिज बैलेंस आएगा, राइट साइड बैलेंस आएगी। अगर लेफ्ट साइड पे भी 400 हो गई क्योंकि ये दोनों साथ साथ लगे हुए, तो ये भी 400 होगी, ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो जो नेट इफेक्ट आएगा सेंटर पे चेंज इन वोल्टेज का, वो क्या होगा? जीरो। तो ये जो जीरो इफेक्ट आ रहा है, तो ये इसने इस जीरो इफेक्ट में क्या किया, इन चारों ने मिलकर क्या कर दिया, टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट लगा देता यहाँ पे तो, और यहाँ फिक्स रेजिस्टर लगा देता 3 तो उनके टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। सही है, तो अगर वो 350 होते तो 350 रहते, सिर्फ ये चेंज हो जाता। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज फ्लो करता जो कि मैं डिटेक्ट कर देता, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से चेंज इन वोल्टेज होता, और मैं समझ रहा होता कि ये इस फोर्स की वजह से चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया सबने? अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि R1 R2 की वैल्यू गिवन है 350 ओम और R350 में यूज एज वन आर्म ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। ये जो स्ट्रेन गेज है उसकी भी रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, 350 ओम। अच्छा, और ये साथ में कह रहे हैं वन आर्म कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होती है, एक होता है डमी स्ट्रेन गेज, एक एक्टिव स्ट्रेन गेज और 2 R1 R2 होती है। सबकी रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन करी है 350 है। यहाँ पे स्ट्रेन गेज की 350 कर दी, R1 R2 की 350 और डमी स्ट्रेन गेज की भी 350 है। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है कोई? अब ये कह रहे हैं कि अगर एक टेंसाइल स्ट्रेन of 1450 micrometer per meter is applied, find the bridge offset voltage if Vs is 10 volts. Offset voltage बराबर है Vs/4 change in resistance upon R। ठीक है, आपने क्या निकालना है आगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ब्रिज ऑफ नल वोल्टेज एंड स्ट्रेन, हाउ मच वोल्टेज रिजल्ट फ्रॉम ए स्ट्रेन ऑफ 1 माइक्रोन। ये आगे की चीज है। सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि सारी रेजिस्टेंस अगर 350 है, ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ब्रिज बैलेंस है तो उस वक्त हमने स्ट्रेन अप्लाई किया तो रेजिस्टेंस चेंज होगी इस वैल्यू के हिसाब से। हमें पता है कि गेज फैक्टर बराबर होता है R चेंज इन R/R डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो हम चेंज इन रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये गेज फैक्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, गेज फैक्टर ये रहा, स्ट्रेन की वैल्यू ये रही और R की वैल्यू सब जगह 350 है। तो आप चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। चेंज इन रेजिस्टेंस निकाली, आपके पास क्या वैल्यू आई, कैलकुलेट करिए।
छोटे छोटे फॉर्मूले ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी रहेगी आगे। वन 1.03 ओम। ओम, ठीक है। अच्छा, ब्रिज ऑफसेट वोल्टेज आप निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग? वो वाला फॉर्मूला जो लिखवाया था वो -VS/4 वाले फॉर्मूले से लगा देगा। हाँ हाँ, दो फॉर्मूले ना, कोई सा भी एक फॉर्मूला। ये इसके बराबर भी, इसके बराबर है। तो ये वाला यूज करना, आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। -7 मिलीवोल्ट्स। समझ में आ गया? कोई स्टेप यहाँ तक समझ में ना आया हो? कर लें वैसे, उस वाले फॉर्मूले से कर लें। बुक में इस तरीके से हुआ। मैं दूसरे फॉर्मूले से कराऊंगा, घर जाके बोलेंगे कि बुक में सर इस तरह था, आपने किस तरह करा लिया, समझ में नहीं आया। तो फॉर्मूले तो दोनों गिवन है, वैल्यू गिवन है, मल्टीपल मेथड भी हो सकते हैं। आगे सॉल्व करें, बैठ क्यों करें? फाइंड द रिलेशन बिटवीन ब्रिज ऑफ नल वोल्टेज एंड स्ट्रेन। आप बताएं, निकालें, आप लोग निकाल के बताएं क्या रिलेशनशिप निकालें। स्ट्रेन का और ये जो ऑफसेट वोल्टेज है डेल्टा वी, इनका रिलेशनशिप निकालें। निकालें, कैलकुलेट करें, हम लोग बैठे हुए सुनो। जल्दी जल्दी करें, ये तो सिंपल वैल्यू पुट करनी, इसी फॉर्मूले से निकाला है। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या आ रही है। वन फोर टू कैसे आ गया?
यही हाँ यही सही है। तो क्या आ रही सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या आ रही है इसकी? सर वो डेल्टा एल अपॉन एल फाइंड करना था ना स्ट्रेन सर 5.75 माइक्रोमोल आनी चाहिए। सर इसमें हम जो स्ट्रेन है उसके लिए 1 माइक्रोन ही रखेंगे वोल्टेज मालूम करना है क्या कह रही? डेल्टा एल ओवर एल स्ट्रेन होता है और स्ट्रेन की वैल्यू इसमें 1 माइक्रोन क्योंकि ऊपर लाइन लास्ट में ये तो वैसे एक सिर्फ डिफरेंस है कि 7 से पहले 0 मीटर है 5.0 यहाँ पे देखिए ये वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, देखिए सब लोग। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ब्रिज ऑफ नल वोल्टेज व्हिच इज डेल्टा वी, ठीक है, एंड स्ट्रेन। तो आपको पता है डेल्टा वी बराबर है माइनस वीएस अपॉन 4 इनटू गेज फैक्टर इनटू स्ट्रेन। दिस इज स्ट्रेन। आपने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, सॉल्व कर लिया और स्ट्रेन को यहाँ पे नीचे ले जाए। जीरो लगा लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ये सही होना चाहिए, ठीक है, मेथड सही होना चाहिए। कैलकुलेशन में टाइप एरर हो सकता है, बुक में देखने क्या है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपका स्ट्रेन माइक्रोन में चला गया, तो आपके ये क्वेश्चन कि पर माइक्रोन क्या चेंज आएगा, आपने कह दिया कि ये सेंसिटिविटी है पर माइक्रोन, उसकी जगह 1 माइक्रो प्लेस कर दिया तो आपका ये जो वोल्टेजेस थे वो माइक्रो में आ गए। 5.07 कह दे तो 07 हो गया, 70 जो भी है। अच्छा ये आगे जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर गेज फैक्टर है, सॉरी स्ट्रेन गेज है। स्ट्रेन गेज तो समझ में आ गया क्या है। सेमीकंडक्टर का हमने थर्मल एनर्जी पढ़ी थी और हमने ये उसके कर्व में देखा था कि उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है मेटल से, क्या होती है। लास्ट वीक में हमने सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ी थी ना, याद है, और उसके हमने कर्व भी देखे थे। थर्मल एनर्जी क्या, थर्मल एनर्जी का था और किसका था उसके साथ, टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस कौन सा कर्व था, वोल्टेजेस का था ना, टेम्परेचर वर्सेस वोल्टेजेस का था आई थिंक। तो वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो उसकी थर्मल एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज हुई थी, जिसकी वजह से उसका जो बैंड गैप था वो कम हो रहा था और ओवर कम करके उसमें कंडक्शन बैंड में आके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो रहे थे। याद आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, घर जाके वीडियो देखिएगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर का हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो मेटल के हिसाब से वो रिवर्स में काम करते हैं। मेटल की क्या सेंसिटिविटी या लीनियरिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, स्लोप पॉजिटिव होता है, उनका नेगेटिव होता है। याद आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं याद आया। सेमीकंडक्टर का स्लोप नेगेटिव होता है। वही सेम चीज यहाँ पे है कि गेज फैक्टर मेटल का पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या होगा, गेज फैक्टर नेगेटिव होगा, बिकॉज गेज फैक्टर क्या है, गेज फैक्टर स्लोप था। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा, चलिए छोड़े इन सब चीज़ों को, सिंपल याद रख ले बेसिक सी चीज कि गेज फैक्टर इज ऑफन नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर व्हिच मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड। मेटल में क्या होता है, जब आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करें तो रेजिस्टेंस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो गेज फैक्टर पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव।
ठीक है, तो हम बाहर इसको पीछे से रेट नहीं करते, मुश्किल होगा। गेज फैक्टर नॉन लीनियर है, सेमीकंडक्टर में देखा था पिछले उसमें भी कि नॉन लीनियरिटी ज़्यादा थी, मेटल में नॉन लीनियरिटी नहीं होती, कम होती है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई कहीं पे आपको गेज फैक्टर और -150 का मिल रहा है किसी पॉइंट पे, तो दूसरे पॉइंट पे आपको गेज फैक्टर जो है वो -50 का भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स कि उसके ऊपर प्रेशर कितना है, टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है। रेजिस्टेंस जो है वो इसी फैक्टर के हिसाब से नॉन लीनियरली चेंज होगी एज कंपेयर टू मेटल। मेटल में कहाँ लीनियरली चेंज हो रही थी रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर गेज जो होते हैं वो नॉर्मली इस तरह होते हैं, इसमें ये जो शेप दिया हुआ है ये उनकी बताती है कि सेंसिटिविटी एरिया कौन सा है। ये अगर इसको भी हम देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेस हुआ है तो इसका जो इलोंगेशन एरिया होगा वो ये राइट और लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, दो यूनिट्स इसके साथ अटैच होती है। स्ट्रेन गेज जो मेटल टाइप के होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हमें बनाने पड़ते हैं क्योंकि मेटल के जो गेज फैक्टर है वो कम है, सेमीकंडक्टर की गेज फैक्टर हाई है, तो उसमें हमें इतने बड़े स्ट्रेन गेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक कंपैरिजन है, इसको जो सॉल्व करें तो किसी के resistance change produced by 150 micro strain in a metal gauge with a gauge factor of 2.13 as compared to gauge factor of semiconductor -151। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस में, जबकि इनिशियल रेजिस्टेंस जो थी वो 120 ओम थी। निकालें जल्दी से वैल्यू। गेज फैक्टर का फॉर्मूला पता है सबको, कैलकुलेट करें क्या वैल्यू चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आएगी। रेजिस्टेंस गिवन है 120 ओम, गेज फैक्टर ऑफ मेटल इज 2.13, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा गेज फैक्टर है आपके पास -151, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आंसर निकालें जल्दी से। स्ट्रेन गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, गेज फैक्टर गिवन है, सिर्फ चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। (0.038) मेटल की और -2.72। ठीक है, तो इससे आपको क्या अंदाजा हुआ। ये दो वैल्यू जो आई आपको क्या अंदाजा हुआ, कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। मेटल वाला कैसे ज्यादा सेंसिटिव है। सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है 2.72 ओम्स का आ रहा है, और मेटल में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 0.38 बढ़ा है या 2.7 बढ़ा है। तो सेमीकंडक्टर इज मोर सेंसिटिव। क्यों सेंसिटिव है, गेज फैक्टर ज़्यादा है डेफिनेटली। ठीक है, तो
लेकिन जहाँ पे हमें सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए होती है और रेंज हमें कम रखनी होती है, वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर को यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे हमें हमारे पास रेंज ज़्यादा होती है वहाँ पे हम मेटल के स्ट्रेन गेजेस यूज़ करते हैं। जी कैसे? नेगेटिव क्या शो कर रहा था आपने जब पढ़ा था? तो डायरेक्शन शो कर रहा था ना कि नेगेटिव स्लोप है, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होगी, वैल्यू इंक्रीज होने के बाद क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये डिस्कशन था ना, याद है? लेकिन चेंज की बात की जाए तो चेंज किस में ज़्यादा है? सेमीकंडक्टर में ज़्यादा है। इनिशियल वैल्यू थी 120, ये कम होके हो गई 117, ठीक है। दूसरी वैल्यू थी 120, वो चेंज होकर हो गई 120.3। किस में आपको चेंज नजर आया? फर्स्ट वाले में ना 117 हुई तो सिग्निफिकेंट चेंज है, ऑलमोस्ट 3 ओम चेंज हुई तो सिग्निफिकेंट चेंज है। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 रुपए दे दें, आप कभी नहीं देंगे, बोलूँ 8 आने दे दो तो आप बोलेंगे ये सर चलता ही नहीं है, ये सिक्का आप रख लें। तो चेंज सिग्निफिकेंट किस में है? गेज फैक्टर की वजह से। लेकिन सेमीकंडक्टर का डिसएडवांटेज क्या है? ये नॉन लीनियर है, तो ज़्यादातर हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि सेंसिटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, डिफॉर्मेशन को उस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेन गेज है वो मेटल का यूज़ हो, लीनियरिटी हमारी नहीं जाए। अच्छा, एक मेन एप्लीकेशन इसकी लोड सेल के लिए है। लोड सेल में हमने वही वन आर्म कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्ट्रेन गेज। लोड सेल सेल क्या कहता है? ये आपका वेट निकालते हैं, यहाँ पे प्रेशर होगा, मास आप प्लेस कर देंगे, इससे जो कंप्रेशन होगा वो उसकी बेसिस पे जो है वो फोर्स आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली these EMIs are calibrated so that the force is directly related to the resistance in change। तो इसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे? आपने एक डिवाइस डिजाइन कर दी है, कोई भी डिवाइस डिजाइन कर दी है, आप उसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे? कैलिब्रेट का मतलब ये है कि कैसे आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस चेंज करेगा, मेरे पास वोल्टेजेस आ जाएंगे, मैं इसको कैसे रिलेट करूं कि ये मास को या वेट को डिटेक्ट कर सके? चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो इसको कैसे कैसे रिलेट करेंगे? दिस इज द पॉइंट, कैसे रिलेट करेंगे? तो कैसे करेंगे ये तो पूछ रहा हूँ, ये हमने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था। हम नॉन वेट्स ले लेंगे, 0, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, या आपकी जो भी रेंज है, एक मल्टीपल वैल्यूज़ के आपने वेट्स ले लिए, आपने अभी इस पे नो लोड रखा, कोई लोड नहीं है, वोल्टेज चेक कर लिया क्या आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। आपने 1 किलो ओम का वैल्यू रखी, 10 वोल्ट्स आ गए, आपने कहा 10 वोल्ट्स जो अगर आएंगे तो ये किसके बराबर है? 1 किलो के बराबर है, ठीक है। लुकअप टेबल पता है ना? लुकअप टेबल बनाया कभी? चलिए, फिर हमने कहा कि 2 किलो ओम का हमने पार्ट रखा है, इसके ऊपर आउटपुट आ गया 20 वोल्ट्स, तो आपने नोट कर लिया 20 वोल्ट जब भी आएगा मैं इसे क्या कहूँगा? ये 2 किलो ओम वजन इसके ऊपर। फिर तीसरी वैल्यू रखी, आपने वोल्टेज नोट कर लिया। अब आपने अपना प्रोग्रामिंग शुरू करी कि इफ वोल्टेज बराबर है 10 वोल्ट्स के, आउटपुट विल बी डिस्प्ले 1 किलो, ठीक है। फिर इफ वोल्टेज बराबर है इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, डिस्प्ले 2 किलो, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग कर दी, इसमें सेव कर दिया, आपने यूज़र को दे दिया, जाओ आप वजन करो अपना। समझ में आ गई बात? तो इससे आप रिलेट करते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंड इफ उसने कहा कि ये 1.5 किलो में इसे प्लेस कर दूं, वो वाली वैल्यू तो थी नहीं, क्या करेंगे?
दोबारा प्रोग्राम करेंगे या स्लोप के थ्रू फाइंड कर लेंगे। सबसे आसान तरीका ये होता है, आपने ये सारी वैल्यूज ली, आपने ग्राफ प्लॉट किया, उसमें अपना कर्व फिट किया, जो हमने एक्यूरेसी वाले में देखा था कर्व फिट हुआ हुआ था, उसका फॉर्मूला बना के हमने प्रोग्रामिंग में डाल दिया। इनपुट वोल्टेजेस आते रहेंगे, आउटपुट में जो है वो मास या वेट को डिस्प्ले करता रहेगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, स्लोप लाइन फार्मूला पढ़ा था, उससे वो फार्मूला रिलेशनशिप आ गया आपके पास। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, उसमें ऑफसेट भी आपने निकाल लिया, स्लोप भी निकाल लिया, x इनपुट होगा, y की वैल्यू आउटपुट आती रहेगी। ठीक है, तो इतनी लंबी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला वहाँ प्रोग्रामिंग में डालना है। इनपुट की वैल्यू ये है तो आउटपुट डिस्प्ले ये कर दो। ठीक है, यहाँ तक रखें आज। चलो, कोई सवाल आज के लेक्चर में तो पूछ लें, डिस्कस कर लेते हैं।